नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा में। मेरा नाम है गौरव और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट अफेयर से रिलेटेड है एंड बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट हम सभी को इस एक्ट के बारे में पता ही होगा, इस टॉपिक के बारे में पता होगा। आपको लिखनी थी आर्ग्यूमेंट किस टॉपिक पे? इंडिया शुड रिपील आफ्स्पा, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है 1958, क्या वो इंडिया ने कंटिन्यू करना चाहिए या उसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? तो इसी के बारे में हम आज करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन। बिफोर दैट, क्यों था ये न्यूज में, तो मैं आपको 2-3 महीने पहले लेके जाऊंगा। अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि जो आफ्स्पा है उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न के 2 स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। ये फर्दर 6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा। तो उसी से ये टॉपिक हमारे लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट आने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि टॉपिक ही वैसा है। ठीक है, आफ्स्पा, कई क्रिटिक्स का ये कहना है कि एक ड्रैकोनियन लॉ है। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि स्पेशल कंडीशंस को, आई मीन डिस्टर्ब्ड कंडीशन को डील करने के लिए जो हमारी आर्म फोर्सेस है उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स की जरूरत होती है ताकि वो चीजों को विदाउट एनी डिले तुरंत उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सके। तो यही ऑटोनॉमी आफ्स्पा हमारे आर्म फोर्सेस को देता है। लेकिन अगेन साथ ही में कई लोगों का यह भी मानना है कि इसके तहत बहुत ज्यादा मिसयूज होता है पावर का। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, राइट, इलीगल सीजर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्स्पा के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो पहली चीज तो आपको इसका फुल फॉर्म सभी को पता होगा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कब आया था फर्स्ट टाइम? इन द ईयर 1958 अंडर द प्राइम मिनिस्टेरियलशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन अगर हम इसके रूट्स देखते हैं, इसके रूट्स जाते हैं ब्रिटिश एरा में, कॉलोनियल एरा में। सो इट वाज बैक देन इन 1942, 1942 से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया का आंदोलन याद आना चाहिए। कौन सा आंदोलन? मैं बात कर रहा हूं क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन विच वॉज लेड बाय महात्मा गांधी जी, राइट। उसी को सप्रेस करने के लिए एट दैट टाइम जो वॉइसरॉय थे, लॉर्ड लिंगलिथगो, वो लेके आते हैं एक ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस लाते हैं, एक स्पेशल पावर लेके आते हैं कि कैसे इन सभी को सप्रेस किया जाए। वहां से राइज अप होता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का। और पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत डिस्टर्ब्ड कंडीशंस चल रही थी। तो उसी को कम करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस एक्ट का यूज किया और यहीं से हमारा राइज अप होता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का। 1958 में पार्लियामेंट इसे पास करता है। क्यों? डिस्टर्ब्ड एरिया में लॉ एंड कंडीशन को प्रिवेल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन आज भी हमें ये सोचना है कि 1958 से लेके आज हम 2024 में हैं, इतने साल हो गए। फॉर श्योर इट इज नो लेस देन अ ड्रैकोनियन लॉ। अगर देखा जाए तो एक ड्रैकोनियन लॉ भी है, लेकिन अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो ये जरूरी भी है। ठीक है, लेकिन क्या इन 50-60 सालों में क्या हमने इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढने का ट्राई नहीं किया क्या? ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन उठाता है क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट लिखनी है ना। तो हमें आर्ग्यूमेंट में तो दोनों साइड्स को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों साइड को हमें देखनी है। ऐसा नहीं कि हम इस चीज को डिस्कस कर रहे कि यार ये अच्छा है या बुरा। अच्छे बुरे की बात नहीं है, हमें दोनों इसके प्रॉस और कॉन्स को यहाँ डिस्कस करने हैं। सो अगेन विल डायरेक्टली शिफ्ट टू आवर टॉपिक, सीधे हम टॉपिक पे आएंगे। इंडिया शुड रिपील दी आफ्स्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ओके, अब ये जो एक्ट है ये हमारी आर्म फोर्सेस को, नॉट जस्ट आर्म फोर्सेस, जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, उन्हें ये एक स्पेशल पावर देता है कि आप डिस्टर्ब्ड एरिया में, ठीक है, अब डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब भी स्टेट मतलब कोई भी राज्य होगा, कोई भी गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, वो फेल हो जाती है अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में आर्म फोर्सेस का ऑक्सिलरी यूज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे एरिया को जहां पे स्टेट पुलिस या सिविल पुलिस एज वेल एज आर्म फोर्सेस दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, उन्हें हम डिस्टर्ब्ड एरिया कहते हैं। अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया इंटायर स्टेट कवर कर सकता है या स्टेट का एक छोटा सा हिस्सा कवर कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर डिस्टर्ब्ड एरिया है तो पूरा का पूरा स्टेट ही डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिक्लेयर करने की अथॉरिटी है ये जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, या तो वहां का जो गवर्नर है वो
डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, या तो अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसे डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, राइट। अब डिस्टर्ब्ड एरिया किस बेसिस पे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्थ ईस्टर्न के एग्जाम्पल से समझेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न को हम थोड़ा सा केस स्टडी करेंगे। जैसे कि वहां पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं, हर एक के अपने अपने रिचुअल्स है, अपने अपने एथनिसिटी है, अपनी वैल्यूज है। जब इनमें कुछ क्लैशेस आते हैं, दो रिलीजियस क्लैशेस हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे क्लैशेस हो सकते हैं, कम्युनिटीज के बेसिस पे क्लैशेस हो सकते हैं, और इसी के कारण अगर से वहां की पीस या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे एरिया को, जो मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन टेरिटरी के केस में, ये उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब वहां पे डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हो चुका है, तो वहां पे आती है आर्मी अलोंग विद द स्टेट पुलिस या सिविलियन पुलिस, और इनको मिलती है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इन द सेंस कि ये जिसे चाहे, ठीक है, जो हमारी आर्म फोर्सेस के मेंबर्स है, जिसे चाहे उसे वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। अगर से आर्म फोर्सेस चाहे, अगर उन्हें कुछ सस्पेक्ट भी लगता है, उन्हें अगर थोड़ा सा भी संशय है, डाउट है, तो किसी भी घर पे जाके वो रेड कर सकते हैं, वहां पे आर्म्स एम्यूनेशन डंप कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। तो ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उन्हें लगता है कुछ भी सस्पिशंस, अगर उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंटेलिजेंस के बेसिस पे या विदाउट इंटेलिजेंस के बेसिस पे, दे हैड द राइट, ठीक है, उनके पास वारंट होता है, शूट एट साइट के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से स्टेट गवर्नमेंट की, वहां की जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, कई बार ये डिमांड आई है कि आप इस ड्रैकोनियन लॉ को खत्म कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ओके, सो एक छोटी सी चीज मैं आप बताना चाहूंगा, जब भी ऐसे कुछ टॉपिक आते हैं जैसे कि शुड इंडिया रिपील द आफ्स्पा, तो स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। वो टॉपिक को ऐसे समझते हैं यार, अब वो मे बी फॉर के पॉइंट्स अगेंस्ट में लिख देंगे या अगेंस्ट के पॉइंट फॉर में लिख देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट फॉर में क्या आएगा कि हाँ, इंडिया ने आफ्स्पा को रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है, इंडिया ने आफ्स्पा को रिमूव कर देना चाहिए, तो वो आएगा फॉर में या फेवर में, ठीक है। सो यहां पे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी लिख देता हूं कि यस, इंडिया शुड रिपील दी आफ्स्पा, ठीक है। सो ये हो गया फेवर में, राइट। अब इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, इंट्रोडक्शन क्या है हमारा, हमने सिंपली बता दिया कि आफ्स्पा होता क्या है। सो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में पास किया गया था, दैट गिव्स द आर्म फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है। आर्म फोर्सेस को पावर देता है कि आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप आइए और वहां पे डिस्टर्ब्ड एरिया को पीसफुल बनाइए। इसके कुछ फेवर में कि बिल्कुल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इंडिया ने हटा देना चाहिए, किस बेसिस पे? So firstly, the exercise of this extraordinary power by armed forces has often led to allegations of fake encounters and other human right violence। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्म फोर्सेस के तहत, आफ्स्पा के तहत आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिलती है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, किसी के भी घर पे रेड कर सकते हैं, सस्पेक्ट है तो शूट एट साइट के भी ऑर्डर होते हैं, ठीक है। सो समटाइम इससे क्या होता है कि कुछ इनोसेंट या सिविलियन जस्ट बिकॉज ऑफ सस्पेक्ट, ठीक है, इनफैक्ट अगर इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसके अगेंस्ट है, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा देने के लिए भी वो कई साल सोचता है, ठीक है। तीन या पांच मेंबर्स की बेंच बैठती है, तब जाके ये ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसे इतनी एक्सट्रीम सजा ना दी जाए, ठीक है, किलिंग की। बट अगेन कई बार होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सस्पेक्ट अगर आप किसी को मार देते हो तो वहां पे क्वेश्चन रेज होता है ह्यूमन राइट वायलेंस का। ओके, सो ह्यूमन राइट वायलेशन इन आफ्स्पा areas are not inquired into and followed by adequate action, thus it is against the principle of natural justice, जो कि against है principle of natural justice के। just because of suspicions आप किसी को शूट नहीं कर सकते हो। सेकेंड, हमने रैशनल क्या दिया है कि इंडिया से इस रीजन से भी आफ्स्पा रिमूव हो जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज द प्रोविजन ऑफ इलीगल इम्यूनिटी ऑफ टू दी सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये तो ऐसा समझ लो कि आफ्स्पा ने सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खुली छूट दे दी है, ठीक है, एक लीगल इम्यूनिटी दे दी है कि जिसको चाहे जो चाहे आप वो कर सकते हो डिस्टर्ब एरिया में। सो दिस एक्शन कैन लीड टू अब्यूज, ठीक है। अब यही पावर समटाइम इसका मिसयूज होता है। इनफैक्ट आपने बहुत बार ऐसी चीजें सुनी होगी, न्यूज में सुनी होगी, पेपर में आया होगा, ठीक है, लोगों की तरफ से डिमांड उठी है कि आफ्स्पा के चलते
कई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं, कई सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं। ओके, सो आफ्स्पा गिव एब्सोल्यूट पावर एंड वी नो कि एब्सोल्यूट पावर जहां पे भी आता है वहां पे करप्शन इंक्रीज होता है। ओके, सो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, आर्म फोर्सेस मिसयूज द पावर एंड कंडक्ट फेक इनकाउंटर्स एंड सेक्सुअल assault. So because of this rationale we have to remove this AFSPA. थर्ड पॉइंट क्यों रिमूव हो जाना चाहिए? सबसे पहले तो AFSPA देता है इन एक स्वीपिंग पावर दैट कैन इन्फ्रिंज अपॉन सिविल लिबर्टीज एंड वीकेंस द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये ऐसी पावर है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं, सपोज हम एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे इमेजिन करो आप जहां भी हो वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं। ठीक है, वो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर्ड है। अब आपको पता है डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर्ड है मतलब वहां पे आपके फंडामेंटल राइट भी इन्फ्रिंज हो गए। ठीक है, एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट हमारा ये भी कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी केस में आपके आपके लिए नहीं जा सकते। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, इसका भी वायलेशन होता है। नेक्स्ट वी सी कि अब इसका जो रूट है क्यों हट जाना चाहिए। आफ्स्पा जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, क्यों यूज हुआ था? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, इंडियन सब्जेक्ट्स जो थे, इंडियन सिटीजन्स जो थे, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, और उसको सप्रेस करने के लिए ये लाया गया था, और आज देखो आज इसका यूज क्यों हो रहा है। ओके, हेंस its root lies in British era. This is a draconian law led to the violence which results in more counter violence, thus generate alienation feeling and sense of separation from the rest of the nation. After that we'll see fifth, critics argue that this act has failed to its objective for restoring normalcy. The disturbed area although being in existence for about 50 years. अब सोचो कि कोई स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट ऐसे भी है जहां पे 1958 1960 से लेके अब तक आफ्स्पा चले आ रहा है। अब जो चीज 50-60 साल में सॉल्व नहीं हुई है तो ऑब्वियसली हम तो इसे यही मानेंगे कि यार आफ्स्पा कहीं ना कहीं फेल हुआ है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि फेवर में थे। किसके फेवर में थे? आफ्स्पा के फेवर में नहीं थे, ये हमारे टॉपिक के फेवर में थे कि इंडिया से आफ्स्पा हट जाना चाहिए। राइट, लाइकवाइज हम डिस्कस करेंगे कि नो, इंडिया शुडंट रिपील आफ्स्पा। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे, इस टॉपिक के अगेंस्ट में लिखेंगे कि इंडिया से आफ्स्पा नहीं हटना चाहिए। क्यों नहीं हटना चाहिए? पहली चीज, आर्म फोर्सेस आर डिप्लॉयड इन काउंटर इंसर्जेंसी एंड टेररिस्ट ऑपरेशंस when all other forces available to the states have failed to bring the situation under control. Armed forces operating in such an environment require certain special power and protection in the form of an enabling law. ठीक है, अब आफ्स्पा इंपोज क्यों किया जाता है? जब स्टेट फेल हो जाती है, जब स्टेट फेल हो रही है, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यही है कि जो हमारी नॉर्मल सिचुएशंस में जो लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है काम करने में, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस तो लगेगा ही। ओके, सो इस वजह से भी आफ्स्पा को रखना चाहिए। सेकेंड, आफ्स्पा बूस्ट द मोरल मेंटल वेलबींग ऑफ द आर्म फोर्सेस फॉर इंश्योरिंग द पब्लिक ऑर्डर इन द डिस्टर्ब्ड एरिया, as removal of act would lead to militants motivating local to file lawsuits against the army. अब क्योंकि आफ्स्पा प्रोवाइड करता है एक वैल्यूएबल शील्ड, एक इनविंसिबल शील्ड प्रोवाइड करता है हमारे आर्म फोर्सेस को। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं उनका मॉरल बूस्ट बढ़ाता है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आफ्स्पा नहीं रहता है तो मिलिटेंट्स क्या करेंगे, मिसक्रिएंट्स क्या करेंगे, वहां के जो आम लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं डराएंगे, धमकाएंगे कि आप इन फोर्सेस के अगेंस्ट कुछ एक्शन लीजिए। ठीक है, ह्यूमन राइट वायलेशंस के केस फाइल कीजिए। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होगा, जब ऐसा केस होता है तो कहीं ना कहीं आर्मी को भी कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, आर्मी की पावर सप्रेस होगी। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट ये है कि इस रीजन से भी आफ्स्पा ने डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? इट अलाउज सिक्योरिटी फोर्सेस टू रिस्पॉन्ड रैपिडली टू द थ्रेट विदाउट द नीड फॉर वारंट्स which helps them to tackle uncertain situation with autonomy and maintain public order in areas designated as disturbed. अब आफ्स्पा की वजह से क्या होता है, आर्मी के पास या आर्म फोर्सेस के पास पावर्स तो होती है कि कोई भी अब उन्हें रोक नहीं सकता है, वारंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज इन्हीं चीजों में 2-3 घंटे, कम से कम 2-3 घंटे, क्या वैसे तो ज्यादा लगेंगे, 1 से 2 दिन तो इसी में निकल जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस का वेट करेंगे, वहां के जो भी
सिविलियन पुलिस है, ठीक है, उनकी परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन लो, तो इसके चलते क्या होगा, तब तक जो भी मिसक्रिएंट है वो तो अपना काम करके चला जाएगा, ठीक है। हेंस ये क्या कराता है, ये आफ्सपा इन्हें प्रोवाइड कराता है कि ये जल्दी से जल्दी चीजों के ऊपर एक्शन ले सके। फोर्थ पॉइंट इज दैट without the legal framework provided by AFSPA, it might be difficult for security forces to effectively counter this threat, as there may arise many blockades from the insurgent group if they are backed by local politicians. Then AFSPA is an extraordinary tool, ठीक है। AFSPA जो है ये नॉर्मल कंडीशन में तो वैसे ही नहीं होता है। अगर आप देखोगे जो हमारा रेस्ट ऑफ द कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में जहां पे भी AFSPA इम्पोज है, जम्मू कश्मीर में इम्पोज है, आप इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो नॉर्मल हमारे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली से, ठीक है, उससे अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो कभी ये इम्पोज नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, हर बार नहीं किया जाता है। बाय विच सिक्योरिटी पर्सनल हैज नो सेकेंड थॉट while dealing with militants, keeping utmost the national sovereignty and integrity, right? So this was the first point कि इंडिया से AFSPA रिमूव नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड अगर क्वेश्चन होता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन का, सोवेरेनिटी ऑफ द कंट्री का, तो उस केस में हमें ऐसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज वाले थॉट्स को आने ही नहीं देना है। एट द एंड हाउ वी विल कंक्लूड, द गवर्नमेंट शुड कंसिडर द इम्पोजिशन एंड लिफ्टिंग ऑफ AFSPA, ठीक है, फॉर श्योर। जो जिस स्टेट वाले लोग इसे, आम जनता जो सफर कर रही है, फॉर श्योर वहां से तो ये हटना चाहिए, लेकिन किस बेसिस पे, ऑन केस बाय केस बेसिस, एंड लिमिट्स इट एप्लीकेशन ओनली टू फ्यू डिस्टर्बिंग डिस्ट्रिक्ट्स इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट टू द होल स्टेट। एक लार्जर पैरामीटर पे अप्लाई करने से बेटर है कि जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है सिर्फ वहां पे आप इसे अप्लाई कीजिए, AFSPA इनैक्ट कीजिए, सो दैट कि बाकी लोग जहां पे ऑलरेडी पीस मेंटेन्ड है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, वो लोग इससे अफेक्ट ना हो। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक AFSPA के रिलेटेड। सो आई होप कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। इनफैक्ट आप यहां से सीखोगे कि ओपिनियंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। आई विश कि आप डेली लिखते रहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आई एम होपिंग कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको देता हूं आप कंसिस्टेंटली इसे लिख रहे हो एंड लिखते रहिए, राइट। एट द एंड आज देखो हमारे लगभग 24-25 टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है, 24-25 टॉपिक हो चुके हैं। एंड जो डे 1 से फॉलो कर रहे हैं फॉर श्योर उसका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे ही होगा, और जो लोग प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं वो एग्जाम तक प्रोकास्टिनेट ही करते रहेंगे। अभी भी टाइम नहीं निकला है, प्लीज कहीं से भी लिखिए, लेकिन लिखना चालू कीजिए। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर पेपर 2 अपार्ट फ्रॉम राइटिंग हैबिट, ठीक है, लिखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे। जय हिंद।